हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में, जो कि 9th क्लास का चैप्टर है। ओके, सबसे मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज द फोर्स, एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा इट इज एन अट्रैक्टिंग फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स एक अट्रैक्टिंग फोर्स है जो कि सेंट्रल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। Suppose we have two objects, object 1 and object 2. Suppose object 1 जिसका मास m1 है and object 2 जिसका मास हम m2 ले लेते हैं, तो दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। So I can say कि ग्रेविटेशनल फोर्स gravitational force is attracting force, it is central force, जैसे कि मैंने बताया कि ये सिर्फ अट्रैक्शन के लिए होती हैं, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे अट्रैक्टिंग फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिंग फोर्स है, मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कभी नहीं करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे। सेकंड, इट इज सेंट्रल फोर्सेस। ये एक सेंट्रल फोर्स इसलिए है क्योंकि दिस फोर्स इज ये जो फोर्स है ये स्टार्ट इसके सेंटर पार्ट से हुई है। और अगर मैं बात करूं कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट 2 लगाता है, जिसको मैंने F2 से डिनोट किया है, उसी तरीके से मैंने इसके फोर्स को, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट 1 के ग्रेविटेशनल फोर्स को F1 से डिनोट किया है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बट इनकी जो फोर्सेस हैं इनके सेंटर से स्टार्ट हुई है। सो मैं कहना चाहूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। थर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम और क्या जान सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, इट मीन्स चाहे कोई सा भी पाथ लेते हैं, फोर्स उतनी ही रहेगी। अगर कोई से भी पाथ, अट्रैक्शन का पाथ कोई सा भी हो, अट्रैक्शन फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई वेरिएशन नहीं आता। सो आई कैन से इट इज कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज इन दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमेशा आर ही रहेगा। ओके, ग्रेविटेशन was first coined by न्यूटन साइंटिस्ट। उन्होंने सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में अंडरस्टैंड किया और उसके बारे में बताया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर किसी भी चीज को हम छोड़ते हैं वो सीधा नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब अर्थ के पास खुद ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैं डायग्राम बनाता हूँ। अगर कोई भी चीज हम उसको किसी हाइट से, सपोज करते हैं इसकी मैंने हाइट h1 ले ली है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करते हैं तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब अर्थ के पास खुद ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स इसलिए है क्योंकि इट इज अप्लाइड टू ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक हेवनली बॉडी या स्मॉल बॉडी, सब के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इवन मेरे अंदर भी मेरी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स किसी और बॉडी को लगाती होगी,
या किसी और पर्सन की जो बॉडी है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स किसी अदर बॉडी के ऊपर लगाती होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो यूनिवर्सल फोर्स है और वो सबके अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, सो यहाँ पे हमने समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो ऑलवेज अट्रैक्टिंग होती है, सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं और यूनिवर्स की हर एक बॉडी में है। तो हम कहेंगे कि इट इज यूनिवर्सल फोर्स। ऑल्सो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अगर मैं इसकी डिफाइन लिखता हूं, सो आई कैन से कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द masses between it is the product of masses of two bodies। इसको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। सपोज वी हैव टू बॉडीज, लेट सपोज कि इसका मास m1 है एंड द सेकंड बॉडी इसका मास m2 है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम इनके सेंटर से लेंगे, क्योंकि जैसे भी मैंने डिस्कस किया कि ग्रेविटेशन इज आर द सेंट्रल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर द सेंट्रल फोर्सेस, तो इनके डिस्टेंसेस भी इनके सेंटर से ही होने चाहिए। सपोज मैंने उनका बीच में डिस्टेंस लिया स्मॉल r। ओके, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करती हैं टू द कपल ऑफ मासेस। इन दो मासेस को पेयर में अगर लेते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स पेयर्स में एक्ट करती है, इसीलिए यहाँ पे पेयर ऑफ मासेस लिया गया है, दो मासेस लिए गए हैं m1 एंड m2। Also it is inversely proportional to the distance between them, inversely proportional to the square of distance between them। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा square inversely proportional to the or square of inversely proportional to the square of distance between the objects। इसको मैं लिखता हूं फर्स्ट इक्वेशन और इसको अगर मैं लिखता हूं सेकंड इक्वेशन। इफ वी कंबाइन बोथ इक्वेशंस, ऑन कंबाइनिंग both equations we get, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस तरीके से मिलेगी, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में दिखाया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अगर दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है तो ऑब्वियसली फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगी। अगर मैं बात करता हूं कि देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, एक इसकी कैप और एक पेन, तो इनका मास इतना लोअर है कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स हमें पता नहीं चलती, लेकिन जैसे से इन दो बॉडीज का मास बढ़ता रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस हिसाब से बढ़ती है। अगर मैं बात करता हूं अर्थ, तो अर्थ एक हेवनली बॉडी है, हेवनली बॉडी मतलब कि इट्स वेरी हैवी, उसका मास भी काफी ज्यादा होगा। इसी वजह से अर्थ के द्वारा दी गई ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा होती है और महसूस की जा सकती है, वो फील की जा सकती है। लेकिन एक छोटे से पेन और कैप के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को हम फील नहीं कर सकते, हालांकि वो प्रेजेंट है, लेकिन हम उसे फील इसलिए नहीं कर सकते कि उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। ओके, तो हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अगर मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली फोर्स भी ज्यादा होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोबारा रिपीट करता हूं, इट इज द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर of distance between them।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम 1 अपॉन से शो करते हैं, जैसे कि मैंने 1 अपॉन में लिखा है 1 अपॉन आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर मैं आर की वैल्यू यानी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को मैं बढ़ाता हूं तो ऑब्वियसली फोर्स कम हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट जितने ही दूर जाएंगे, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, क्योंकि लॉ कहता है, यूनिवर्सल लॉ कहता है, ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जैसे कि मैंने लिखा है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, दोनों लॉज को कंबाइन करने में हमें ये फाइनली दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने में फाइनली हमें ये इक्वेशन मिलती है। बट यहाँ पे अभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताता है कि F यानी ग्रेविटेशनल फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, सेकंड बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, और जो उनके डिस्टेंस है उनके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को साइन को हम हटा भी सकते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हमें कोई और साइन लगाना पड़ेगा, जिसको मैं आगे बताता हूं। पहले मैं लास्ट इक्वेशन इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं। जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं और इसकी जगह इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तब यहां पे हमें किसी कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है। लेट्स सपोज मैं वो कांस्टेंट के लेता हूं। बट ये जो लॉ दिया गया था, ये दिया गया था बाय न्यूटन। उन्होंने इस के कांस्टेंट की जगह कैपिटल जी का यूज किया। दैट्स वाई हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी। फाइनल जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो आएगा g m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, दिस इज द फाइनल रिलेशन। यहां पे जो कैपिटल जी है इसकी भी कुछ वैल्यू है। ऑल्सो इट इज नोन एज, ये जो कैपिटल जी है इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि दिस ग्रेविटेशन is universal force. Okay, so that's why universal gravitational constant, because it is a constant. जैसे मैंने k को रिप्लेस करके g लिखा है, k एक कांस्टेंट था जिसको हमें लिखना पड़ता है जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो ओके, इसकी कुछ वैल्यू भी होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटली इस वैल्यू को डिटरमाइन किया गया है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो कि है 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। Okay, now how can you define the gravitational force? How can we define the gravitational force between the two objects having mass unity? Suppose we have two objects. This one is, अगर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है,
इसका मास है m1, इसका मास है m2, बट दोनों को हम लेते हैं यूनिटी। यूनिटी मतलब दोनों को 1 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम सपोज कर लेते हैं। साथ ही साथ दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी मैं यूनिट मानता हूं, यानी कि 1 मीटर। मैंने यहाँ पे मासेस को किलोग्राम में लिखा है, ग्राम्स या पाउंड्स में शो नहीं करा या टन में शो नहीं करा है, बिकॉज वी नो व्हाट इज ऐसा यूनिट। हम ऐसा यूनिट्स जानते हैं, साइंस में ऐसा यूनिट्स का यूज किया जाता है। मतलब कि मासेस हमेशा हम किलोग्राम्स में लिखते हैं, जबकि डिस्टेंसेस को हम मीटर्स में मेजर करते हैं इन द एसआई यूनिट्स, एंड फोर्स को हम न्यूटन में लिखेंगे। तो इन एसआई यूनिट्स का यूज करते हुए मैं इस क्वेश्चन आगे करता हूं सॉल्व। तो मैंने कुछ assumptions ली हैं। इसमें assumption क्या assumptions ली है कि दोनों बॉडीज के मासेस 1 kg हैं और उनके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस एंड दिस ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी जब उनका मासेस 1 kg है और डिस्टेंस भी 1 मीटर है। तो मैं ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करता हूं। तो फर्स्ट मास, उसका मास मैंने लिया 1 kg, सेकंड का भी 1 kg लेते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस है ये 1 मीटर है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे फाइनल हमारे पास आंसर आएगा कि gravitational force between the two bodies having masses 1 kgs and distance is 1 meter is nothing but equal to universal gravitational constant। मतलब कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको पर किलोग्राम को आप स्क्वायर को आप ऐसे ले सकते हैं, या फिर पर किलोग्राम स्क्वायर को हम -2 से भी शो करा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट मास, सेकंड मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने बताया कि मासेस हमने सिर्फ 1 kg के लिए थे, मतलब कि ये जो बॉडीज हैं ये हेवनली बॉडी नहीं, बहुत लाइट बॉडीज है, बहुत हल्की बॉडीज हैं। इसी वजह से जो फोर्स आया वो बहुत कम है, जिस मतलब कि 6.67 into 10⁻⁻11। अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा तो 0 0 0 0 0 ये 9 टाइम्स 0 होगा, 9 to 10 टाइम्स 0 होगा, देन आएगा 0.67। देन क्योंकि फोर्स हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन में, विच इज SI यूनिट, ये फोर्स इतना ज्यादा कम है कि हम इसको फील नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम नॉर्मल बॉडीज की बात करते हैं कि छोटी बॉडीज है, इनके बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अगर है भी तो हम इसे फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में होती है, प्रेजेंट होती है। किसी भी दो बॉडीज को लेते हैं तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, लेकिन ये ज्यादातर हम हेवनली बॉडीज में ही फील कर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक में आपको एक बताना चाहूंगा ऐसा यूनिट्स के बारे में ही। जैसे मैंने बताया कि मासेस को हम केजेस में एक्सप्रेस करते हैं, डिस्टेंसेस को हम मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट कहां से आई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ऐसे यूनिट्स निकालने का तरीका जो मैं बताना चाहूंगा वो कुछ इस तरीके से है। फॉर दिस केस, फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूं। यहां पे मुझे पता है कि फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। ओके, जी की मैं जानना चाहता हूं कि इसकी SI यूनिट क्या होगी। मास की kg होती है, डिस्टेंस की मीटर है। तो यहां पे kg ये दोनों इनटू होके kg स्क्वायर हो जाएगा,
और ये होगा मीटर स्क्वायर। इन चीजों को हम यहाँ ले आएंगे, मीटर स्क्वायर डिवाइड में है तो जाके इनटू हो जाएगा, और केजी स्क्वायर ऊपर इसका इनटू में है, जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इनटू में है, तो वो नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। सो हमारे पास इसकी यूनिट्स क्या आती हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारी यूनिट्स हैं, ये हमारी यूनिट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। सो फ्रेंड्स, वी हैव वेरियस टॉपिक्स टू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल चैप्टर। जैसे कि हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। मैं बताने वाला, कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही है, बट स्मॉल जी क्या होता है, वो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑल्सो अदर टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बट ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, सी यू ऑल।